अपील की अगर तारीख़ें हैं, जिस तरह से ग़ालिबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक़्फ़ा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज़ शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुँचे मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई जी बड़ा ब्रेक तो सामने आएगा? और दूसरा बताइएगा क्या मियां नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियां नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे यानी इलेक्शन अलहाक जो है अलायंस जो है उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा राना साहब, ये एक मिनट, बारी-बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज़ साहब, उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए हैं, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज़ साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ज़ोएब ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा,
वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फ़ैसले जो है ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं। वो जब तक भी हाथ पाँव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन के डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करेगी। राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा जो है उनका गवाही के तौर पर बुलाया जाए। आपके ख़िलाफ़ भी आपकी जब 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में मुतअद्दिद अपनी स्पीचेस में कहा कि जनरल बाजवा ही तमाम फसाद की जड़ थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो ये कहना है, आप उनके इस मुतालबे की तायद करेंगे? देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फ़ैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया, लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था या मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी? वो भाई, तुम्हें गवर्नमेंट गिरफ़्तार करना चाहती है या कोई अपना एजेंसी गिरफ़्तार करनी, तुम दो गिरफ़्तारी, उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक़ जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। अच्छा, वो जो जना हाउस में जिन लोगों ने आग लगाई और वो तुम्हारा भांजा जो है वो जो है वो छड़ी पे वर्दी घुमा रहा था, वो हमारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसे किसने कहा था? उससे पूछो ना, फिर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी या खुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने ख़िलाफ़ की है। अच्छा, ये साजिश तुम खुद ही हो। अच्छा, राना साहब बताइएगा कि पहले दूसरे लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सिस्टम के लाडले हैं, अब अंदर से आवाज़ उठ रही है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाज़ें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फ़ायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन के उतरेंगे? और राना साहब इसमें नहीं, चलें आप ये बताएं। भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब सर फजल रहमान साहब जो हैं वो सियासी इलाहा करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। क्या आइंदा आने वाले अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो सदर जो है वो फजल रहमान बनने जा रहे हैं? उनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि इलाहाक के ऊपर कोई
بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, قومی اسمبلی کے اسپیکر, پریزیڈنٹ, تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں, اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں, سزائیں اناؤنس کروائی جائیں, تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی, میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا, وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. رانا صاحب الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے, جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی, یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ نوٹ کے کہنے پر سب کچھ کیا, انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے, کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے, اس کے کہنے کی کون سی بات ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا, فلاں کو بند کر دوں گا, فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں, سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ اس کے کہنے کی کیا جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا, 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے, انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے, فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ, ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے, ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسیج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. جو مراد سعید کہہ رہا تھا, آپ دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں, ان کی جو باتیں ہیں محفوظ ہیں, ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے, یہ مراد سعید کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے, اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے, ایک ہی ادارے کے اوپر, دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب نے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا. اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے,
वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी हैं जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियाँ नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ़्तार ना होने का फ़ैसला, ये जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फ़ैसला जो है, ये आपने मियाँ नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए, और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हलकों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं जो कि अभी तक कोई भी इनको सज़ा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज़ जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज़ जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहें कि जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में, और सारा दिन जो है वो कोई और काम भी ना हो, तो फिर बंदे को जो है ना वो खरमस्ती लड़ती है ना, फिर ये खरमस्ती लड़ी है उसको। कौन सा जी? हाँ बिल्कुल वो ख़त्म होना चाहिए। ये गालबन वही है कि राशिद मलक अरशद वाला, तो वो तो खुद जो कह के गया है, उसके बाद ये फैसला रह सकता है। उस दौर में गाड़ियां भर के सबूत के तौर पे आते रहे, वॉल्यूम 10 का बहुत ज़्यादा होता, अरबों रुपए वहाँ पे खर्चे गए। ये बता दी कि बाकी लोगों को तो माफ़ कर रहे हैं, चाहे दूसरे लोग हों। क्या ये जो सरकारी अफसरान जाते रहे, नैब वाले जाते रहे, इनके लिए भी आम माफ़ी आपकी जानिब से? देखें, आम माफ़ी जो है इन्हीं वजूहात से, ये काम कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, या पहली मरतबा ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। इससे पहले भी ये खेल जो है वो खेला जाता रहा है, लेकिन अब मुल्क जो है वो चलते चलते ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अब आप या पहले अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ लें, या फिर ये अपनी लड़ाई लड़ लें। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ ये फ़ैसला किया है कि हम पहले पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। हम पहले जो है वो पाकिस्तान को इकॉनमी के बहरान से निकालने, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की जंग लड़ेंगे। उसके बाद जो है वो जो ये सारे मामलात हुए हैं, उसके ऊपर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए, या किसी को सज़ा जज़ा की सूरत बन जाए, ये मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट आएगी वो फैसला करेगी। जी, आज पीएमएन का इजलास शुरू होने से पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम एक पैगाम आया है, एक बयान आया है आज का। उन्होंने कहा कि हम हर सियासी जमात के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे, हम इस मौके पर कायम हैं। मौलाना फजल मान साहब आए हुए हैं, इसके बाद पीपल्स पार्टी बच जाती है। सवाल मेरा ये है कि पीटीआई की नई क़यादत के साथ भी चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है? देखिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, यानी कुछ बुनियादी चीज़ों को तमाम जमातों ने बैठ के तय कर लिया कि जी ये एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना।
इसी तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ये तमाम सियासी जमातों को जो है वो बैठा के किया जाना चाहिए। चंद बुनियादी फ़ैसलों के बगैर आप इस बहरान से नहीं निकल सकते। कोई एक जमात इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। मुस्लिम लीग नून जब ये बात कर रही है तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे मुल्क को इस बहरान से निकालने की कोशिश को हम लीड करेंगे। तो मामला ये है कि तमाम जमातों को, लेकिन वो जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हों, जब पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आ जाएगी उसमें जो भी जमात होगी, वो कोई भी जमात हो, भले हम उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। मंशूर कमेटी के सरबराह अरफान सिद्दीकी साहब, तो उसमें अब मंशूर कमेटी में ये तय हुआ है कि नैब का इदारा आप लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो नैब का इदारा रहेगा या नहीं रहेगा, या आप लोग खत्म करेंगे नैब के इदारे को। एवन फील्ड में 1 अरब से ज़्यादा खर्चा हुआ है एवन फील्ड की तहकीकात के ऊपर, तो इसकी कोई पूछगछ भी होगी कि 1 अरब रुपये लगाया गया इस तहकीकात के ऊपर। देखें, ये चीज़ें जो हैं ये वक्त आने पे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फ़ैसले होंगे, लेकिन मंशूर में कोई शायद इन किसी अदारे को बंद करने या किसी को खोलने की बात ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे मंशूर में एहतसाब के अदारे के क़याम की ज़रूरत के ऊपर बात होगी, क्योंकि इसके बगैर भी जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन जो नैब ने किया है तो ऐसे किसी अदारे के ऊपर जो है वो नहीं ख़र्च होना चाहिए, या ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस असूल पे मंशूर के अंदर जो है वो ज़रूर बात होगी, लेकिन किसी अदारे के नाम के हवाले से शायद उस डॉक्यूमेंट में बात ना हो। थैंक यू जी। थैंक यू जी।